हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग थ्योरी। स्कैटरिंग थ्योरी क्या होती है, उसके क्या क्या फॉर्मूला आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन इसके बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्कैटरिंग थ्योरी की, तो एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम मोनो एनर्जेटिक बीम को इंसिडेंट कराते हैं एक टारगेट के ऊपर। ठीक है, एक टारगेट हम ले लेते हैं, उस टारगेट के ऊपर इस मोनो एनर्जेटिक बीम को इंसिडेंट कराते हैं। जब ये मोनो एनर्जेटिक बीम इस टारगेट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये अलग अलग एंगल पर स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब एक बीम रही है और फिर जब ये टारगेट के ऊपर गिरेगी तो यहाँ से इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, अलग अलग एंगल पर ये फैल जाएगी। स्कैटरिंग होने का मतलब है फैल जाना, तो अलग अलग एंगल के ऊपर ये फैल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो इंसिडेंट रे आई और इसके बाद ये स्कैटर्ड हुई, तो दोनों केस में एनर्जी जो है वो क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है। पहले एक एनर्जी आ रही है जो इंसिडेंट बीम की है, और उसके बाद जब ये स्कैटर्ड हो रही है तो इसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें स्टडी करनी है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एनर्जी का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ किस किस एंगल पर हो रहा है, किस किस एंगल पर ये पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो वो हमें इसके अंदर करना होता है, स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर परफॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंसीडर कर लेते हैं टारगेट, और उस टारगेट पर हम एक मोनो एनर्जेटिक बीम को इंसिडेंट कराते हैं। नो पार्टिकल, देन नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज इंसिडेंट फ्लक्स। तो यहां पर जो पर यूनिट एरिया में पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं किसके ऊपर, इस टारगेट के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ टारगेट बना देता हूँ। शुरू की कहानी सारी आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैंने ये क्या बनाया, ये टारगेट बना दिया, यहाँ पर ये बना दिया एक टारगेट। तो ये टारगेट है और यहाँ से ये इंसिडेंट बीम आ रही है, यहाँ से क्या आ रहा है, इंसिडेंट बीम आ रही है। तो ये है इंसिडेंट बीम, ठीक, ये है इंसिडेंट बीम। अब हमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंसिडेंट फ्लक्स की। इंसिडेंट फ्लक्स क्या होगा, इंसिडेंट जो मोनो एनर्जेटिक बीम आ रही है उसके लिए हम डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो इंसिडेंट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में। तो यहां पर पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट फ्लक्स। इंसिडेंट फ्लक्स, तो इस इंसिडेंट फ्लक्स को हम लिखेंगे आई ए से। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज इंसिडेंट फ्लक्स, इज डिफाइंड एज इंसिडेंट फ्लक्स। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे इंसिडेंट फ्लक्स नाम देंगे। ठीक है साहब, तो यहां इसको हम आई ए से भी लिखते हैं और कई जगह इसको आई नॉट से भी लिखेंगे, और कई जगह इसका जो नोटेशन है वो आई नॉट भी होगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसा आपको खास याद रखने वाली चीज है नहीं। फिर उसके बाद जब हमने डिस्कशन किया कि जब ये टारगेट से टकराएगी तो उसके बाद ये क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, अलग अलग एंगल पर स्कैटर्ड होगी। तो इंसिडेंट पार्टिकल ऑफ बीम स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल एरिया। यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉलिड एंगल, इज नोन एज स्कैटर्ड आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, इज नोन एज स्कैटर्ड आउटगोइंग फ्लक्स। अब आउटगोइंग फ्लक्स को पहले मैं डिफाइन कर दूं, फिर हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की क्या होता है। तो आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, आउटगोइंग फ्लक्स की। आउटगोइंग फ्लक्स, तो आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered at different angles per unit time per unit solid angle area, per unit time per
यूनिट सॉलिड एंगल एरिया, सॉलिड एंगल एरिया इज नोन एज आउटगोइंग फ्लक्स, इज नोन एज आउटगोइंग फ्लक्स। तो इसको हम क्या नाम देंगे, आउटगोइंग फ्लक्स नाम देंगे। अब ये जो सॉलिड एंगल है ये बनता कैसे, जैसे आपने एक टॉर्च देखा होगा, टॉर्च, तो टॉर्च जो है पहले पुराने ज़माने में इस तरह के टॉर्च आते थे, अब भी शायद आते ही होंगे। तो ये जो टॉर्च है इसका जो फोकस पड़ता था वो ऐसे जाता था, ऐसे, इस टॉर्च का जो फोकस है वो ऐसे जाता था, ठीक है। तो टॉर्च का फोकस ऐसे जाता था, तो ये जो पूरा का पूरा कोन बनता था ये होता है सॉलिड एंगल। ये पूरा का पूरा जो कोन बनता है ये बनता है सॉलिड एंगल। ठीक इसी तरह से क्या हो रहा है कि जब ये इंसिडेंट बीम के ऊपर पार्टिकल्स गिर रहे हैं, ये इंसिडेंट बीम गिर रही है एक टारगेट एरिया में, तो लेट सपोज ये टारगेट एरिया है, यहाँ पर इंसिडेंट बीम गिर रही है, ये ऐसे गिर रही है, और स्कैटर्ड होने के बाद ये इस तरह से फैल रहे हैं, ऐसे 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 फैल रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा है ये एरिया होता है, ये सॉलिड एंगल एरिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सॉलिड एंगल एरिया होता है। इसको यदि मैं डिफाइन करूं किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर डिफाइन करें, एक्सिस के ऊपर इसको डिफाइन करें, तो एक्सिस के ऊपर हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, एक टॉर्च जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है उसी तरह से ये बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया ऐसे, ये इस तरह से बना दिया, तो यहाँ पर ये जो एरिया बन जाता है ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। और ये अगर इसकी रेडियस है, ये अगर डी थीटा है, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल जो है उसको हम लिखते हैं किससे, डी ओमेगा से। सॉलिड एंगल को लिखते हैं डी ओमेगा से, और इसको हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई। सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा, डी थीटा, डी फाई। अगर मैं सॉलिड एंगल को समझाने लगूं आपको तो अलग से एक लेक्चर इसको समझाने के लिए चाहिएगा, और हमें इतना उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ हमें ओवरव्यू लेना है कि सॉलिड एंगल है क्या और यहाँ पर उसका क्या यूज़ है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को एक अच्छा खासा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, सॉलिड एंगल क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स क्या है, और उसके बाद इनकमिंग फ्लक्स क्या है। नाउ वी हैव टू डिफाइन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास यहां पर बनेगा उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आउटगोइंग फ्लक्स अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लक्स अपॉन इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स अपॉन इनकमिंग फ्लक्स। तो इसको हम डिफाइन करते हैं डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से। तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा को फर्दर हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से ये आउटगोइंग फ्लक्स जो है इसको अगर मैं आई लिख देता हूँ और इनकमिंग फ्लक्स को अगर मैं आई नॉट लिख देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन हम बना सकते हैं डी सिग्मा का। तो डी सिग्मा का रिलेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, डी सिग्मा इक्वल्स टू आई अपॉन आई नॉट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा। तो ये हमारे पास एक यहाँ से रिलेशन बन गया, और ये रिलेशन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का हो गया, ठीक है। ओमेगा जो है वो सॉलिड एंगल है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आई अपॉन आई नॉट, और इंटीग्रेशन में क्या चला जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन में चला जाएगा साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ये किसके अंदर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी यूनिट जो है वो हम लेंगे बार्न, और 1 बार्न इक्वल्स टू होता है 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर, और उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है तो 10 पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट जो हम लेंगे यूनिट, तो यूनिट ऑफ एरिया, तो यूनिट ऑफ एरिया हम क्या लिखेंगे, 1 बार्न, और ये 1 बार्न किसके बराबर होगा, 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर, और अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो माइनस 24 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अगर फेंटोमीटर में आपको लिखना है तो ये 10 पावर माइनस 30 हो जाएगा, अगर आपको फेंटोमीटर में लिखना है तो 10 पावर माइनस 30 FM स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब क्रॉस सेक्शन जो है उसकी जो डायमेंशन है वो एरिया की डायमेंशन है, और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड एंगल एरिया से। अब इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली। तो क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट,
क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट। तो क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट हम इसको कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम कुछ किस तरह से बनेगा, वो वैसा ही बनेगा जैसे मैंने पहले बनाया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इंसिडेंट बीम आएगी। तो ये इंसिडेंट बीम आ रही है, ये इंसिडेंट बीम जो है वो इस तरह से आ गई, ये इंसिडेंट बीम आ गई। और यहाँ पर ये टारगेट हो गया, इसके ऊपर ये इंसिडेंट बीम गिर रही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंसिडेंट बीम, यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने क्या, इंसिडेंट बीम मेंशन कर दिया। उसके बाद ये स्कैटर्ड होगी अलग अलग एंगल पर। तो लेट सपोज ये इस तरह से स्कैटरिंग हो रही है यहाँ से, तो ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और ऐसे ही यहाँ से ये ऐसे निकल रहा है, और ये ऐसे निकल रहा है। तो ये स्कैटरिंग हो रही है अलग अलग एंगल के ऊपर, अलग अलग एंगल के ऊपर स्कैटरिंग हो रही है। तो बीच में एक एंगल बन गया जिसको हम नाम देंगे सॉलिड एंगल। ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, और ये एक्सेस कौन सा एक्सेस ले रखा है हमने, जेड एक्सेस। तो यहाँ से ये इसके एक टच करते हुए, टेंजेंट बनाते हुए यहाँ से एक एंगल बन रहा है जिसको हमने लिखा थीटा। ये बनाएगा सॉलिड एंगल, और यहाँ से ये वो टॉर्च जैसा जो मैंने आपको बताया था वो बन जाएगा। तो ये सॉलिड एंगल हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ से ये जो सॉलिड क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा सॉलिड एंगल का, तो वो ये एरिया बनेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब हो क्या रहा है कि जब बीम आ रही है तो उसकी जो इक्वेशन है वो किसकी तरह होगी, प्लेन वेव की तरह होगी, क्योंकि वो एक मोनो एनर्जेटिक बीम है एनर्जी की, और वो सीधा सीधा गिर रही है किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। तो इनिशियली जब वो उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, तो वो जो फ्री पार्टिकल हैं उसमें, तो फ्री पार्टिकल अगर उसके अंदर है तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगी, प्लेन वेव की तरह ट्रीट करेगी। और जब वो स्कैटर हो जाएगी, यानी कि टारगेट पे गिरने के बाद जो वो अलग अलग एंगल पर निकलेगी, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक तो है कि वो सीधा सीधा निकल जाए, और एक वो है कि वो अलग अलग एंगल पर चली जाए। तो यानी कि जब वो स्कैटर्ड होने के बाद टारगेट से निकलेगी तो वहां पर दो वेव्स बन सकती है, एक स्फेरिकल वेव और एक प्लेन वेव। तो हमारे पास दो तरह की यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो निकलेंगे। तो मैं दोनों को यहाँ पर बना देता हूँ। तो एक हमारे पास ये टारगेट है पहले, तो ये टारगेट है, तो ये टारगेट के ऊपर जो बीम आ रही है पहले तो ये प्लेन वेव की तरह आएगी। तो प्लेन वेव की तरह आएगी, पहले मैं यहाँ सेंटर लाइन बना देता हूँ एक, ये, और यहाँ पर ये बन रही है प्लेन वेव। तो ये प्लेन वेव की इक्वेशन, ये जो मैं इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस बना रहा हूँ, तो ये किसको शो कर रहे हैं, हम प्लेन वेव को शो कर रहे हैं। तो ये हो गई प्लेन वेव, प्लेन वेव। और इसके बाद ये स्कैटर के बाद यहाँ पर स्पेरिकल और प्लेन वेव दोनों का मिक्सचर हो सकता है। तो ये स्पेरिकल, और इसके अंदर प्लेन वेव भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये हो गई स्पेरिकल वेव, और ये क्या हो गई, प्लेन वेव। यहाँ पर क्या बन गई, प्लेन वेव। तो दोनों तरह की वेव स्कैटरिंग के बाद बनेगी, मिक्स्ड स्टेट बनेगी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट बीम आ रही है, मोनो एनर्जेटिक बीम जो है एनर्जी की, वो जब टारगेट के ऊपर गिर रही है तो उसके अंदर फ्री पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इंसिडेंट बीम आर कंप्लीटली फ्री बिफोर द इंसिडेंट, और क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है और वो फ्री पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रही है, तो जो सॉल्यूशन ऑफ फ्री पार्टिकल है वो क्या होता है, वो प्लेन वेव होता है। तो वेव फंक्शन ऑफ जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका क्या होगा, वो होगा प्लेन वेव। प्लेन वेव का जो फंक्शन होगा वो होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस इंसिडेंट बीम इज completely free before the incidence hence it is like a free particle, so it is treated like as a free particle, hence it is treated like as a free particle, and solution of free particle will be plane wave. Solution of free particle will be plane wave. So the wave function
ऑफ इंसिडेंट वेव फंक्शन ऑफ इंसिडेंट मोनो एनर्जेटिक बीम, मोनो एनर्जेटिक बीम, मोनो एनर्जेटिक बीम is the wave function of plane wave, is the wave function of plane wave। तो ये प्लेन वेव की तरह इसका जो क्या बनेगा, वेव फंक्शन बनेगा। इसको हम लिख देते हैं किससे, इसको हम लिख देते हैं साई इन। तो इसको मैंने लिख दिया साई इन। तो ये साई इन जो है ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा ई पावर आयोटा के जेड, ई पावर आयोटा के जेड। जेड क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन ले रखी है, इसलिए हम इसको जेड लिख रहे हैं। के हमारे पास जो होता है वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है √2me अपॉन एच कट स्क्वायर, वेयर के इक्वल्स टू √2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्वांटम में पढ़ा हुआ है, तो इसको एसएच एलोबरेट करने की जरूरत है नहीं। फिर हमने एक और चीज पढ़ी हुई है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी यदि सिर्फ इंसिडेंट वेव के लिए निकालूंगा तो वो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, आयोटा एच कट अपॉन 2m, फिर साई डेल साई माइनस डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो वहां से हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे इसकी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम इसकी लिखेंगे, तो कई जगह इसको जे से लिखा जाता है और कई जगह इसको एस से लिखा जाता है ना। कई जगह ये जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है इसको जे से लिखते हैं और कई जगह किससे लिखते हैं, एस से। तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, एच कट अपॉन एम, एच कट के अपॉन एम और जेड कैप क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन। ये आया कहाँ से, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m और फिर साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। ये एक फॉर्मूला देख लेना। तो इस फॉर्मूला को सॉल्व करके हमने ये वैल्यू निकाली है, जिसको हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये इंसिडेंट के लिए। तो इंसिडेंट फ्लक्स हम निकाल लेंगे यहां से। तो इंसिडेंट फ्लक्स, तो इंसिडेंट फ्लक्स जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, आई नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस नॉट, और जो एरिया है वो क्या लिख लिया हमने, डी ए लिख लिया। एरिया वेक्टर जो है उसको लिख लिया किससे, डी ए से। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई एच कट के अपॉन एम, और एरिया वेक्टर जो है वो जेड डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा आई नॉट इक्वल्स टू एच कट के, एच कट बोले तो एच बार ना, इसको एच बार भी बोलते हैं कई जगह। तो ये एच बार के अपॉन एम और ये हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि जेड वेक्टर का जो एरिया वेक्टर बनेगा उसी डायरेक्शन में बनेगा, तो इसलिए वो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, वो 1 हो गया। तो यहां से हमारे पास पर यूनिट एरिया अगर हम इसको निकालें तो आई नॉट पर यूनिट एरिया में अगर मैं कोई निकालना आई नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एच कट के अपॉन एम, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2, है ना। यहां तक मेरे हिसाब से सबको सब क्लियर हो रहा होगा, कोई किसी को कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब स्कैटरिंग हो गई तो जो पार्टिकल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो वेव बनेगी वो मिक्सचर होगी किसका, वो मिक्सचर होगी स्फेरिकल और प्लेन वेव दोनों का। ठीक है, तो आफ्टर स्कैटरिंग particles distributed in a solid angle, particles distributed in a solid angle, so their solution will be mixture of spherical wave and plane wave, तो उनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो मिक्सचर बनेगा स्फेरिकल वेव का और प्लेन वेव का। तो स्कैटरिंग पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, सो स्कैटरिंग पार्ट ऑफ वेव फंक्शन
स्कैटरिंग पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, तो इसका जो स्कैटरिंग पार्ट हम लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, उसको लिख दिया साई एस सी, उसको लिखा था साई आई यानी कि इंसिडेंट, इसको हम लिख देंगे साई एस सी। और ये साई एस सी जो है ये किसके बराबर होगा, एफ थीटा फाई, एफ थीटा फाई ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर। अब ये वाला जो पार्ट है किसके लिए, स्पेरिकल के लिए। और फाई थीटा फाई जो है, एफ थीटा फाई, ये कहलाएगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक, ये जो एफ थीटा फाई लिखा है यहां पर, एफ थीटा फाई, इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसको हम नाम देंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। जैसे वहां पर हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाला था, ठीक उसी तरह से यहां पर भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी हम निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो यहां पर एस एस सी लिख देंगे। तो एस एस सी यानी कि स्कैटरिंग के बाद तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एच कट के अपॉन एम, ये लिखा जाएगा एच कट के अपॉन एम। और ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका मॉड लगा के इसका कर देना स्क्वायर, एफ थीटा फाई स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखना कि इनकमिंग पे जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो कितना है, आउटगोइंग पे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कितना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब हमें निकालना है आउटगोइंग फ्लक्स, वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने क्या निकाला था, इनकमिंग फ्लक्स। तो आउटगोइंग फ्लक्स जो है, आउटगोइंग फ्लक्स, तो आउटगोइंग फ्लक्स लिखा जाएगा किससे, आई नॉट से। और आई नॉट किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन एस डॉट डी ए। अब यहां पर जो एरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, सॉलिड एंगल का बनेगा। तो सॉलिड एंगल का जो एरिया है उसको मैं साइड में यहां लिख देता हूं। तो ये कुछ इस तरह का एरिया बन रहा है ये। तो सॉलिड एंगल का जो एरिया होता है उसको हम लिखते हैं किससे, डी ओमेगा से। सॉलिड एंगल को हम किससे लिखते हैं, डी ओमेगा से। और डी ओमेगा जो है वो बराबर होता है किसके, आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अभी हमने लिखा था ना, डी ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बराबर होता है साइन थीटा डी फाई। तो यहां से जो डी ओमेगा की वैल्यू है यानी कि सॉलिड एंगल की वैल्यू है, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूं। तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू यहां से बन रही होगी वो बन रही होगी साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। और इसका जो एरिया बन रहा होगा डी एस वेक्टर, इसका जो डी एस वेक्टर और डी ए वेक्टर, डी ए क्योंकि मैंने यहाँ डी ए से लिखा है तो इसलिए डी ए वेक्टर लिख दिया। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तो बन जाएगा इसके बराबर डी ओमेगा के बराबर। तो यहां से हम लिख लेंगे आर स्क्वायर, ये बनेगा आर स्क्वायर डी ओमेगा आर कैप, तो ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट जब यहां पर करेंगे, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहां पर ये इसकी वैल्यू लिख दो, ये ऑलरेडी हमारे पास है एच कट के अपॉन एम। यहाँ पर ये है एफ थीटा फाई, इसका हमें करना है स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, और ये वैल्यू डाल दो पूरी ये वाली। तो ये कितना, आर स्क्वायर डी ओमेगा आर कैप, और यहाँ पर भी कितना होगा, ये आर कैप होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, आई यानी कि आउटगोइंग फ्लक्स। और ये जो वैल्यू है हमारे पास आई की, ये कितनी आ जाएगी, एच कट के अपॉन एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा एफ थीटा फाई और इसका स्क्वायर, एफ थीटा फाई और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डी ओमेगा जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल को यहाँ पर जब मैं इस तरह से इंटीग्रेट करूँगा सॉलिड एंगल को, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा पर यूनिट सॉलिड एंगल एरिया में, ठीक, ये पर यूनिट सॉलिड एंगल इसमें निकाला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटगोइंग फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल एरिया। तो इसके लिए हमने आउटगोइंग फ्लक्स निकाल लिया। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक आ गई हमारे पास इंसिडेंट फ्लक्स की और एक आ गई हमारे पास आउटगोइंग फ्लक्स की। तो हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें हम इसको यूज कर लेंगे। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन
तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला क्या था, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू था आई अपॉन आई इंसिडेंट। इंसिडेंट को हमने लिखा था आई नॉट से, मैंने यहाँ इंसिडेंट को लिखा है कि आई नॉट से, वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ इंसिडेंट फ्लक्स को आई नॉट से लिखा है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ये बन रही है एच कट के अपॉन एम, और ये बन रहा है हमारे पास एफ थीटा फाई स्क्वायर, और ये हमारे पास बन रही है कितनी, एच कट अपॉन एम, एच कट के अपॉन एम, ये वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू हो जाएगी कट, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी एफ थीटा फाई और इसका स्क्वायर। तो ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा, जब आप इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ थीटा फाई और इसका स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, डी ओमेगा, डी ओमेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या स्कैटरिंग थ्योरी है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है, डिफरेंशियल है, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, स्कैटरिंग में जो वेव फंक्शन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कैसा बनेगा, प्लेन वेव फंक्शन हम क्यों यूज़ ले रहे हैं, वो सारी पिक्चर आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।